चैप्टर नंबर 5 करेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। कल मिलेंगे, मैं भूल गया आज प्रिंट करवाना। चैप्टर नंबर 5, लाइफ प्रोसेसेस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए, लेट्स सपोज आपके सामने एक पर्सन है, मेरी बात कर लो। आप मुझे बताओ, मैं अलाइव हूं या डेड हूं? कैसे पता आप लोगों को? बिल्कुल, आपको कैसे पता? उन्होंने बताया आप मूव कर रहे हैं, बिल्कुल मोशन हो रहा है। आपने बोला कि सर आप ना मूव कर रहे हो, तो आप अलाइव हो। मान लो मैं सो रहा हूं, फिर कैसे पता लगाओगे? मैं बिल्कुल ब्रीदिंग, कि अगर एक पर्सन सो रहा है तो चेक करोगे कि उसकी ब्रीदिंग चल रही है या फिर नहीं चल रही है। अगर ब्रीदिंग चल रही है तो लिविंग है, अदरवाइज वो पर्सन, काफी बार होता भी होगा, आपको लगता होगा कि कोई तो तुम चेक कर दोगे पेट ऊपर नीचे हो रहा है नहीं हो रहा है, होता ही नहीं होता भाई, सब लोग करते हैं काम। बॉडी टेम्परेचर तुम्हें मेरा दिख रहा है, अभी चेक कर सकते हो। बट जो जनरल वेज है ये डिटरमाइन करने के कि कोई एक पर्सन अलाइव है फिर अलाइव नहीं है, दीज वेज आर, या तो ऑब्जेक्ट मूव होना चाहिए या ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, ब्रीथ करना चाहिए। जैसे मैं मूव हो रहा हूँ तो आपने बोला सर आप अलाइव हो, या मैं ब्रीथ इन कर रहा हूँ, सो रहा हूँ लेकिन ब्रीथ इन कर रहा हूँ, मेरे पेट में आप मूवमेंट देख रहे हो, बार बार अंदर बार हो रहा है, मतलब सब सही सलामत है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रीज की बात करें, क्या ट्रीज लिविंग होते हैं, डेड होते हैं? लिविंग होते हैं, तो वो जिंदा है या नहीं है कैसे पता लगेगा? अच्छा, जो जिंदा होते हैं तो हरे होते हैं। अभी पतझड़ हो रहा है, ठीक है, सारे पेड़ों के पत्ते चल गए, अब बोलो लिविंग है डेड है? तेज बोलो। If they are absorbing water from the soil, how do you come to know whether they are absorbing first of all, absorbing water or not? How you come to know? मजा नहीं आ रहा बात में। अभी भाई सारे पेड़ों के पत्ते गिरे हुए हैं, कैसे पता लगेगा? चलिए मैं बताता हूँ। ये जो मेथड्स हैं दे आर नॉट गुड मेथड। एक मिनट रुक जाओ, नोट्स भी ओपन कर ही लेंगे ना फिर। चलिए ध्यान से देखिए, तो अभी आपने मुझे बताया कि सर अगर एक पर्सन की बात कर रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो या तो सर वो मूव होना चाहिए, उसको क्या करे, ब्रीदिंग कर रहा है, तो हमें पता है कि वो अलाइव है या नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो भाई ना उनमें मूवमेंट हो रही, ना वो हमें सांस लेते हुए दिखाई दे रहे, तो हमें कैसा पता लगेगा कि कोई वो जो प्लांट्स है वो अलाइव है या फिर नहीं? तो हमने कहा कि किसी भी पर्सन को जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए कुछ सर्टेन चीजों की लाइफ में जरूरत है, कुछ प्रोसेसेस की जरूरत है। अगर वो पर्सन वो प्रोसेस कर रहा है, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोसेस कर रहा है, तो वो अलाइव है, अदरवाइज वो अलाइव नहीं है। मैंने बोला अगर आपसे पूछो जिंदा रहने के लिए कुछ सबसे जरूरी चीजें बताइए, क्या है? फूड। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? फूड, कि भाई खाना खाना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, वो कौन सा है? न्यूट्रिशन। कौन सा है? न्यूट्रिशन।
हेलो, हाँ जी भैया, नमस्ते नमस्ते। अभी हमें एक बार फ्री होकर कॉल करता हूँ आपको क्लास में। मैं एक बार आपको फ्री होकर कॉल करता हूँ, अभी क्लास में था। हाँ हाँ जी हाँ जी जी जी। तो फर्स्ट स्टेप इज न्यूट्रिशन, कि आपको खाना खाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर फूड? खाना खाना क्यों है? तो गेट एनर्जी। अब उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन। आप ये सब पढ़कर आए हैं छोटी क्लासेस में। न्यूट्रिशन के बाद जरूरत है रेस्पिरेशन, यानी सबसे पहले आपने फूड खाया और उस फूड से आपने क्या बना लिया? एनर्जी बना ली बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यू आर इनटेकिंग द फूड थ्रू माउथ, दैट इज गोइंग फ्रॉम एसोफेगस टू स्टमक देन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। रेस्पिरेशन हो गया, एनर्जी बन गई ना। उस एनर्जी को पूरी बॉडी में क्या करना पड़ेगा? पहुंचाना पड़ेगा। जहां एनर्जी बन रही है वहां जरूरत थोड़ा है, उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, अलग अलग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आप जो भी चीजें जनरेट हो रही हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करोगे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। अब ये सारा काम हो गया, मैंने खाना खा लिया, उस खाने से एनर्जी बना ली, उस एनर्जी को जगह जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया और यूटिलाइज कर लिया। अब इन सभी प्रोसेस के टाइम पर मेरी बॉडी में क्या जनरेट हो रहा होगा? कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट हो रहा होगा। क्या जनरेट हो रहा होगा? वेस्ट। उस वेस्ट को क्या करना पड़ेगा? बॉडी से बाहर करना पड़ेगा, यानी लास्ट स्टेप क्या है? एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ये चारों के चारों स्टेप कर रहा है तो वो अलाइव है, अदरवाइज वो अलाइव नहीं है। कोई खाना ही नहीं खा रहा है। वो मैंने देखा, एक ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आता है, बोलता है एक कमरा है जिसमें 2 महीने से भूखा शेर है, एक कमरे में एक गैंगस्टर है, एक कमरे में कोई और है। बोले आप कौन से कमरे में जाना पसंद करोगे? तो जिसमें शेर है। अगर वो 2 महीने से भूखा है तो क्या वो जिंदा होगा? नहीं, वो मर चुका होगा। तो अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो पर्सन अलाइव नहीं है। ये मान लो खाना खा लिया, लेकिन खाने के बाद ना वो फूड एनर्जी में चेंज ही नहीं हो रहा। अब एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो क्या जो बॉडी की एक्टिविटीज है, अब बॉडी को भी तो जिंदा रहने के लिए कोई एक्टिविटी करनी है। जैसे हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। हार्ट के पास एनर्जी नहीं होगी, क्या वो ब्लड को पंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो भाई अगर ये सब काम नहीं होंगे, यानी एनर्जी जनरेट नहीं होगी, तो क्या पर्सन अलाइव हो रह पाएगा? नहीं। माना एनर्जी भी जनरेट हो गई, खाना भी खा लिया, खाने से एनर्जी बन गई, अरे वो एनर्जी ना जगह जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही। या फिर एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन में कहां से इनहेल कर रहा हूं? नोज से। कहां जा रही है? लंग्स में। वहां से पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो काम सही से नहीं हो पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो क्या कोई पर्सन अलाइव रह पाएगा? नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन के बिना भी काम नहीं चलेगा। मानो तीनों काम अच्छे से हो गए और इन सब कामों के टाइम पर बॉडी में जनरेट हुआ वेस्ट। वो वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं निकला, ब्लड के अंदर वो वेस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक टाइम पर क्या होगा? ब्लड टॉक्सिक हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या वो पर्सन अलाइव रह पाएगा? नहीं। आपने देखा होगा डायलिसिस होता है कुछ लोगों का। डायलिसिस सब जानते हो क्या होता है? जब किसी की किडनी फेल हो जाती है। 1-2 ही चेयर्स हैं, ले लो ले लो। हाँ ले तो मैनेज। तो हाँ, डायलिसिस क्या होता है? बेसिकली हमारी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने के लिए किडनीज होती हैं, ठीक है। अगर वो किडनीज फेल हो जाए और अपना काम सही से ना करें तो ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल के फिल्टर करा जाता है। अदरवाइज ये एक्सक्रीशन का काम नहीं हो पाएगा। एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा तो भी पर्सन अलाइव नहीं रह पाएगा। सो दीज प्रोसेसेस, ये जो प्रोसेस हमने यहाँ डिस्कस करे, दीज प्रोसेसेस हेल्प अस टू आइडेंटिफाई whether a person is alive or not, or in short I can say these processes helps a person in the survival। ये सर्वाइवल में मदद करते हैं, ये उस पर्सन को जिंदा रहने में मदद करते हैं। ऐसे लाइफ प्रोसेसेस को क्या ऐसे प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेसेस। इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट दीज 4 लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है। फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन क्यों। ये चैप्टर अच्छा है क्योंकि देखो प्लांट्स के बारे में पढ़ने में ना बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है, बोरिंग लगता है।
लेकिन जब आप ह्यूमन बीइंग अपने बारे में पढ़ते हो तो अच्छा लगता है कि अच्छा हमारी बॉडी में ये भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है। फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये खत्म होगा। फिर आपको रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, रेस्पिरेशन क्या होता है। अच्छा, ऐसे ही न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी एक टॉपिक है। फिर आपको बताया जाएगा रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है। फिर आप दोबारा पढ़ोगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। फिर आपको पढ़ाया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। फिर ऐसे ही पढ़ाया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। फिर ऐसे ही एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो काफ़ी लेंथी और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है कि सर वैसे अलग से, अभी टॉपिक तो कुछ हुआ नहीं है, तो बताओ जल्दी से। किसी को लग रहा हो सर मुझे इसमें प्रॉब्लम लग रही है, सर मेरे मन में ये अलग सा क्वेश्चन आ रहा है। हाँ हाँ बताओ बताओ। तोड़ दी, ठीक है। कौन से पेड़ की तोड़ी थी? ये तो तुम गलत सवाल पूछ रहे हो ना। फिर देखो, देख ट्री के अंदर ना अलग अलग वो होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा ट्री है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। हो सकता है कि कोई हार्मोन वगैरह हो। बिल्कुल, पेड़ों में हार्मोन्स होते हैं। ये हो सकता है कोई और चीज़ हो, तो डिपेंड्स। नहीं, अभी तक तो नहीं पता। मटर का पेड़ लंग्स में? माय गॉड, तुम मुझे ऐसी खबरें मत बताया करो। अब ये बताओ, किसी को ऐसा कोई आइडिया है, अरे जिससे हम आधी स्क्रीन में इसे चला लें? हाँ, वो मतलब होगा कैसे? यहाँ से आ रहा है ऑप्शन, इससे होता है क्या? ये क्या होता है? ये स्क्रीनशॉट है यार, बड़ा ज्यादा वो है इसमें। अब जब मैंने देखो यहाँ से नोट्स डाउनलोड करे थे ना, तो ऑप्शन आ रहा था। अब जैसे इसकी जगह वो चलाना है व्हाइट बोर्ड, तो अगर मैं यहाँ से इसको बैक करूँ, है देखो अगर मैं यहाँ से बैक करूँ, ओ पूरा हो गया नहीं। लेकिन इसका बैकग्राउंड व्हाइट है ना, तुम्हें पता है ना व्हाइट बैकग्राउंड में क्या होता है? यार कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए ना इसमें। कहीं से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। वो ऑप्शन तो आएगा, ऑब्वियस ही बात है आएगा, क्योंकि जब ये उसमें खुल रहा है तो आ रहा है। अब हमें यहाँ पे वो बनाना है, बोर्ड लेकर आना है। वो कैसे लेकर आए? ये तो पूरा ही उड़ रहा है ना, इसको पकड़ के यहाँ ला सकते हैं क्या? नहीं यार, चलो देख लो, ऐसे ही देख लो। वो नोट्स ही है। अब मैं बेकार दिखने लगूंगा। यस,
सर ऊपर इसको डाउन करो, ऊपर आगे स्प्लिट को उसको ढूंढ दो। साइड करो, हाँ साइड में बैठे सर सेटिंग्स में जाओ, सर ऊपर सेटिंग्स ये सेटिंग, नीचे वाला माय गॉड ये तो ब्राइटनेस है पूरी। सर कहाँ पर है? ऊपर सर अच्छा कह रहे सामने वाला पता है इसके लिए ना एक वो होना चाहिए, डेमो होना चाहिए। राजा स्प्लिट मेन्यू है ना, छोड़ो छोड़ो, टाइम ही खराब हो रहा है। सर मैं सेटिंग्स में जाओ, ऐप्स में जाओ, उसमें जाके ऐप उसमें इसमें ओवर अगर नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, इज नॉट अ बिग डील, तुम्हें दिखना चाहिए। चलिए मुझे बताइए, जब मैंने आपसे सवाल पूछा था, सबसे पहला मैंने सवाल क्या पूछा था, दैट हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ पर्सन इज अलाइव और नॉट। आप जरा डेफिनेशन पढ़ो, क्या कह रहे हैं। अच्छा पहला जवाब क्या दिया था आप लोगों ने कि अगर सर मूवमेंट हो रही है तो अलाइव है, अदरवाइज अलाइव नहीं है। फिर मैंने पूछा अगर कोई सो रहा है तो क्या, तो आपने बोला अगर ब्रीथ कर रहा है नहीं कर रहा। चलो पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ समवन आस्क यू अबाउट समथिंग इज अलाइव और नॉट, हाउ विल यू आइडेंटिफाई, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो यू वुड से इफ इट इज मूविंग it is alive, but if someone is sleeping, how would you identify whether the person is alive or not. So you would say if the person is breathing he is alive, very obvious कि अगर वो breathe कर रहा है तो alive है, otherwise alive नहीं। हार्ट बीट से पता लगा सकते हो बिल्कुल, ठीक है। बट वट अबाउट ट्रीज, फिर वही सवाल था कि अगर ऐसा है तो ट्रीज का क्या, भाई वो तो भाई मूव भी नहीं कर रहे और ब्रीथ होते हुए भी, ब्रीथ करते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। ट्रीज में वो दिख रही है आपको, सर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। नेक्स्ट इज देयर आर सम एसेंशियल फंक्शंस दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन दीज थिंग्स, दीज प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ऐसे प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। आगे पढ़ो जरा, क्या कह रहा है लाइफ प्रोसेसेस में, कह रहा है द प्रोसेस दैट टुगेदर फॉर्म्स द मेंटेनेंस जॉब दैट हेल्प अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। देखो ऑब्वियसली बात है, वो सारे प्रोसेस जो क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म की, उसकी लाइफ में जो जो चीजों की नेसेसिटी है उसमें, उन सभी प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सबको। हमने उन सभी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया। सर इसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन चलाना आता है क्या? ये रहा सर, जैसे मुझे ना एक स्क्रीन पे ना ये चाहिए और आधे में नोट्स चाहिए। ये वाला तो नहीं, हाँ बच्चे, हाँ ये था ऑप्शन, क्या करूं, व्यू पोस्ट अच्छा वीडियो पोस्ट करो। चलिए बस बस शांत हो जाइए। अब गाइस देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो चीजें बड़ी आसान है। आप यूनिसेलुलर समझते हैं, यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक सिंगल सेल है, ये एक सेल है, इसी के अंदर वैक्यूल है, इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी के अंदर प्लास्टिड है, प्लांट है, तो इसी के अंदर सब कुछ है। ठीक है, सब इसके अंदर है। तो अगर बाहर से किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, मान लो बाहर से इस फूड की रिक्वायरमेंट है, बाहर से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बाहर से कोई और मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है ये सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, ये सराउंडिंग के
कांटेक्ट में है, तो ये क्या करेगा ना, ये डिफ्यूजन के थ्रू जिसको इसको जो भी अंदर चाहिए, डिफ्यूजन के थ्रू इसको जो भी अंदर चाहिए क्या करेगा, उसका इनटेक कर लेगा, उसका क्या कर लेगा, इनटेक कर लेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, मान लो ये यशवीर है, ठीक है, पतला हो गया, मान लो कि ये कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या ये बाहर से जो ऑक्सीजन है या बाहर से जो फूड मटेरियल है, क्या इसकी बॉडी का हर एक सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है? इसकी बॉडी का हर एक सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। तो अगर यूनिसेलुलर होता तो मैं क्या करता भाई, मैं बोलता डिफ्यूजन कर लो, आपको जो चाहिए अंदर ले लो, आपको जो वेस्ट करना है वो बाहर निकाल दो आप, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन याद है, मूवमेंट ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो ये क्या करेगा, थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू जिसका एग्जिट करना एग्जिट करेगा, जिसको इंटेक करना इंटेक कर लेगा। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या इसका हर एक सेल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है? एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। अभी आप मेरी बात कर लो, मेरी बॉडी में जो लंग्स है, जो हार्ट है, क्या हार्ट का हर एक सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगा? नहीं होगा। क्या लंग्स का हर एक सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगा? नहीं होगा। मानो हार्ट के सेल को ऑक्सीजन चाहिए, वो डिपेंड करता है, पहले नोज ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, वो इनहेल लंग्स, वो एयर जो है वो लंग्स में जाएगी, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। क्या हार्ट ऐसा कर सकता है कि बाहर से ना सीधा आर पार ऑक्सीजन ले लेना? नहीं। तो क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है, तो डिफ्यूजन एक बहुत सही सफिशिएंट प्रोसेस है इनटेक करने के लिए। डिफ्यूजन करता है, सब कुछ हो जाता है, चाहे इनटेक करना हो चाहे एग्जिट करना हो। लेकिन मल्टी सेलुलर में ये काम वर्क नहीं करेगा। ये नोट पढ़ो जरा, ये नोट क्या कह रहा है, ये नोट कह रहा है कि इफ वी टॉक अबाउट, ध्यान से पढ़ना इस नोट को, ध्यान से पढ़ना इस नोट को। ये नोट कह रहा है इफ वी टॉक अबाउट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करते हैं किसकी, एक यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म की, जिसके पास एक ही सेल है, दे कैन easily take up food and other substance from the environment by the process of diffusion. diffusion के process, diffusion अगर किसी को नहीं पता है, movement of material from high concentration to low concentration from the membrane, membrane के थ्रू जो movement होती है, उस movement को क्या कहा जाता है, diffusion। तो एक सिंगल सेल है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू सब कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी पूरी बॉडी किसके कांटेक्ट में है, एनवायरनमेंट। बट व्हेन इट कम्स टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, क्या डिफ्यूजन सफिशिएंट होगा? डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं होगा। क्यों? डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस एज ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट, कि हर एक सेल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं है। सो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस। अब देखो, अगर ये अकेला ही कर रहा होता सारा काम, डिफ्यूजन के थ्रू सारा काम हो रहा होता, तो पहला काम क्या करना था सर? पहला काम ना न्यूट्रिशन करना था, ले लेता। दूसरा काम क्या था? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वो भी ले लेता। तीसरा काम क्या करना था? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या करना है? एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। ये तो है ही छोटा सा, क्या इसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है? इसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। और लास्ट स्टेप क्या था? एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट को बाहर निकालना, वो भी यहीं से निकाल देगा, वो भी यहीं से निकाल देगा। तो सारे के सारे जो स्टेप्स है ना, सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएंगे। तो यूनिसेलुलर में इतनी कोई जरूरत नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हर एक प्रोसेस के लिए एक आपको अलग से एक कंसेप्ट, एक प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। आपको अगर खाने का इंटेक करना है, आपको अगर खाने का इंटेक करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? न्यूट्रिशन की। किसकी जरूरत पड़ेगी? न्यूट्रिशन की। आपको एनर्जी बनानी है, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? रेस्पिरेशन। आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सक्रीशन की। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम इन सभी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे और इनकी पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया। न्यूट्रिशन क्या होता है? द इंटेक ऑफ फूड, खाने का इंटेक करना, फूड का इंटेक करना क्या कहलाता है?
न्यूट्रिशन। किस लिए जरूरत होती है फूड की? ताकि हमें क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके और हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हो सके। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड, फूड को एक्वायर करना, दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनिंग लाइफ। पहले तो नरिशमेंट हो और दूसरा लाइफ सस्टेन करने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए, जो भी हमें वर्क डन करने हैं, सारे काम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, न्यूट्रिशन के बाद सेकंड स्टेप हमने क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन। मैंने कहा देखो जरा रेस्पिरेशन क्या कह रहा है। अच्छा, रेस्पिरेशन क्या होता है ना, वो समझो जरा। भाई बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है। पहले मुझे बताओ, आप में से किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? यस, पढ़ कर आए हो, पहले ये बताओ। हाँ फिर बताओ। बिल्कुल ठीक बात है। देखो इन्होंने क्या बताया ना, इन्होंने बिल्कुल सही कंसेप्ट बताया कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, वो क्या करता है, वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से इनहेल करता है ऑक्सीजन और क्या एक्सहेल करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा हम अभी कर रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और क्या एक्सहेल कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे एक बात बताओ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। लेकिन किसी के मन में ये सवाल नहीं आया कभी कि सर मैंने इनहेल करी थी ऑक्सीजन, मैं एक्सहेल कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों? ऐसा क्या हुआ कि अंदर तो गई ऑक्सीजन और एक्सहेल करने के टाइम बन गई कार्बन डाइऑक्साइड? तो बॉडी में कुछ तो हो रहा होगा। बॉडी में उस ऑक्सीजन की हेल्प से क्या किया जाता है? किया जाता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड। क्या किया जाता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड। किस चीज के लिए किया जाता है? टू फॉर्म एनर्जी, टू फॉर्म एनर्जी। वो प्रोसेस जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करो और उस ऑक्सीजन की मदद से क्या करो? ब्रेकडाउन ऑफ फूड करो और एक्सहेल क्या करो? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इन शॉर्ट यहां से शुरू कर ये जो पूरा स्टेप हुआ, इस पूरे स्टेप को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन। यानी इनहेल ऑफ ऑक्सीजन with the help of oxygen, breakdown of food and exhaling of carbon dioxide. This process is known as respiration. पढ़े जरा। Yes. Yes, the waste product is carbon dioxide. पढ़ो जरा, क्या कह रही है डेफिनेशन? कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एक्वायर करना, इनहेल करना फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, यूज इट, उसका यूज करना टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिसोर्सेज। क्यों? फॉर द सेलुलर नीड, कि हमारी सेल की जो भी नीड है, कभी हमारी सेल को अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करना है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, ठीक है, बॉडी में ब्लड को फिल्टर करना, जो भी काम करने हैं, उसके लिए उस ऑक्सीजन की मदद से फूड को ब्रेक डाउन करना, फूड को क्या करना? ब्रेक डाउन करना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो आपने सबसे पहले क्या करा? आपने फूड को इनटेक किया, आपने एक्वायर किया, अब आपने फूड खा लिया, अब आपने रेस्पिरेशन के थ्रू उससे क्या बना ली? एनर्जी बना ली। अब एनर्जी बनाने के बाद आपको उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या बोला था? एनर्जी फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के टाइम पर जो भी एनर्जी फॉर्म हुई है इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट तक उसको ट्रांसपोर्ट करना। दैट इज डन बाय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करेगा। लास्ट स्टेप क्या है? एक्सक्रीशन। मुझे बताओ एक्सक्रीशन का मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ वेस्ट। कि जब ये सारे काम हो रहे हैं, जब आपने ये सारे फंक्शन परफॉर्म करे, तो इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज वेरी ऑब्वियस कि इस टाइम पर कुछ ना कुछ क्या जनरेट हुआ होगा? वेस्ट जनरेट हुआ होगा। उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। अच्छा, ये तो सबको समझ में आ रहा है सर, एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट। वेस्ट क्या है? वेस्ट अनवांटेड सब्सटेंस है जिसकी हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं, हम सब जानते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है हमारी बॉडी में। वेस्ट कौन सी फॉर्म में जनरेट होता है? कौन सी स्टेट में? सॉलिड एंड लिक्विड। या मैं कह दूं हमारी बॉडी में ना
जो वेस्ट जनरेट होता है वो जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, वो जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वो जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। सर कैसे? अभी वेस्ट क्या जनरेट कर रहे हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तो तेजस आपने बताया था कि सर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है क्या? मैंने बोला हाँ। अब आप बोल रहे हो सर दो ही तरीके के वेस्ट होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। तो हमने भाई अभी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करा, ठीक है, विच इज अ वेस्ट। लिक्विड हम यूरिन जनरेट करते हैं, ठीक है, दैट इज अ वेस्ट। और सॉलिड वेस्ट भी हम जानते हैं, यूरिया इज द सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो हम तीनों तरीके के वेस्ट को जनरेट करते हैं। तो उस वेस्ट जो भी हमारी बॉडी में फॉर्म हो रहा है उसे क्या करना पड़ेगा? बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। पढ़ो जरा क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग ऑल दीज प्रोसेसेस, सभी प्रोसेस के टाइम पर सम बाय प्रोडक्ट्स कॉल्ड वेस्ट आर फॉर्म्ड। कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट, याद रखना बाय प्रोडक्ट वर्ड किसके लिए यूज होता है? वेस्ट के लिए, जो साथ में जनरेट हो गया। वेस्ट इज फॉर्म, दे कम आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। कि ये जो है ये कौन से प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर आता है? एक्सक्रीशन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो, बताओ सबको आंसर आता है नहीं आता? फटाफट रीड करो क्वेश्चन को। ठीक है, देखो अब जरा ध्यान से। क्वेश्चन था व्हाई डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए डिफ्यूजन सफिशिएंट क्यों नहीं है? तो क्यों? क्योंकि उनकी जो पूरी बॉडी है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, उनका हर एक सेल इन्वायरमेंट कांटेक्ट में नहीं है। दैट्स व्हाई जो डिफ्यूजन है वो इनके लिए सफिशिएंट नहीं है। नाउ इट कम्स टू न्यूट्रिशन। आप मुझे बताइए, आप मेरी मदद करिए, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? अच्छा, न्यूट्रिशन तो हम सबको समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या था? इनटेक ऑफ फूड। फूड का इनटेक करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। अब हम न्यूट्रिशन के अगर कैटेगरीज की बात करें तो कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? वेरी नाइस। कि जो न्यूट्रिशन है, जो मैं बात करूं न्यूट्रिशन, तो इट कैन बी डिवाइडेड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑटोट्रॉपिक और सेकेंड इज हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो, अच्छा देखो ऑटो वर्ड हमारे आजकल रियल लाइफ में काफी यूज करते हैं हम। ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब जो सारा काम क्या करे? खुद करे। तो ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना क्या करे? खुद बनाए। कौन बनाता है? सर प्लांट तो आप बता दो, हम दूसरा एग्जांपल देंगे प्लांट के सिवा। बोलो, प्लांट के सिवा अपना खाना और कौन खुद बनाता है? अरे वायरस अपना खाना खुद क्यों बनाएगा? वायरस तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए, वो तो पैरासिटिक है, अमीबा भी नहीं। आपको एल्गी के बारे में पता है? ब्लू ग्रीन, क्या कह रहे हो? वो अरे ठीक है। अच्छा, ये जो अपना खाना बनाते हैं, ये जो अपना खाना बनाते हैं कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए ऑन अदर्स, डिपेंड्स ऑन अदर। सबसे बड़ा एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। हम अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम किस पर डिपेंडेंट हो, तो ये मैं बोला हम तो मम्मी पे डिपेंडेंट है, मम्मी खाना बनाएगी तो ये मिलेगा नहीं। आप किस पर डिपेंडेंट हो? प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। प्लांट पे डिपेंडेंट हो, जो भी आप फूड खा रहे हो वो ऑब्वियसली बात है प्लांट से मिल रहा है। आप राइस खा रहे हो, आप पल्स खा रहे हो, आप फ्लोर खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट मिल्क। मिल्क किससे मिल रहा है? एनिमल से। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर नोन एज हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। इन्हें क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया फोटोसिंथेसिस का। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा वो बनेगा फोटोसिंथेसिस से। डू वी हैव टाइम टुडे टू डिस्कस दिस? ये सब लिखा हुआ है नोट्स में ऑलरेडी, ये सिर्फ आप समझते चलो। आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के अलग अलग इवेंट्स क्या है। सबसे पहले तो मैंने कहा
कि गाइस फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। प्लांट कौन सी गैस इनहेल करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो सॉइल से क्या लेता है बताओ? वाटर। और किसकी प्रेजेंस में? एक उसे चाहिए क्लोरोफिल और दूसरा उसे क्या चाहिए? सनलाइट। इन दोनों की प्रेजेंस में क्या करता है? बनाता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और साथ में क्या रिलीज करता है? H2O और बहुत सारी एनर्जी। ओहो, ऑक्सीजन भी तो करेगा। H2O हटा देते चलो प्रोडक्ट साइड से, ऑक्सीजन लिख लो। वैसे H2O भी लिख सकते हो, प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड ऑल ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसको वाटर भी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? क्लोरोफिल और सनलाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो याद रखना है आपसे इसके ऊपर 100% एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस? देयर आर 3 डिफरेंट इवेंट। ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इन तीनों इवेंट्स के बारे में। बट बिफोर दैट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। नोट्स में क्या लिखा है? कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड, के हम पहले से पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, यहां से पढ़ो। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, वी स्टिल रिक्वायर एनर्जी, तब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। किस लिए? फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मैं तो अपने घर में चेयर पे बैठा हूं आराम से, दिन भर बैठा रहा, लेकिन मेरी बॉडी में ब्लड की मूवमेंट हो रही है, अलग अलग फूड सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही है। तो जो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, क्या इसके लिए मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। तो एनर्जी, चाहे मैं कुछ भी नहीं कर रहा तो भी मुझे एनर्जी चाहिए। द नीड्स ऑफ एनर्जी इज सेटिस्फाइड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो एनर्जी की नीड है, कौन सेटिस्फाई करता है? न्यूट्रिशन। मैंने कहा गाइस देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। तो मैंने कहा न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक कौन कौन कर रहा है? एनिमल कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है। और ऑटोट्रॉपिक कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स। कोई प्रॉब्लम लगी? आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या कह रहा है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी प्लांट्स जो न्यूट्रिशन कर रहे हैं, देखो उसके बारे में क्या बोला? क्या रहा है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बातें नहीं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism prepare its food by the process of photosynthesis। यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाए, कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक नोट लिखा है, नोट में क्या कह रहा है? अच्छा, प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन, ये जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। छोटी क्लासेस में पढ़ाते थे। क्या कह रहा है? द ऑटोट्रॉप्स टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑटोट्रॉप क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं? वाटर। एंड कन्वर्ट दिस इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो आप ये पढ़ रहे हो ग्लूकोज, इसे असल में क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और इसे सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए होता है, तो एरो के ऊपर चाहे सनलाइट लिख लो और एरो के नीचे क्या लिख लेंगे? क्लोरोफिल। चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, जो एरो के ऊपर और नीचे लिखते हैं उसे क्या बोला जाता है? कैटलिस्ट। ठीक है, एक नोट भी है, अभी इस नोट पर आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अभी इस नोट पर आएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आएगा, वो मैं आपको साथ के साथ ही बताऊंगा, ध्यान से पढ़ना जरा। क्या कह रहा है? व्हाट आर द इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस टॉपिक का। कह रहा है फोटोसिंथेसिस के ना अलग अलग इवेंट बताओ, यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ना क्या क्या होता है। तो पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल क्या करता है? उस लाइट एनर्जी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। अब मुझे एक बात बताओ, गर्मियों के टाइम पे बहुत गर्मी होती है, सर्दियों के टाइम पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, धूप नहीं निकल रही है, तो क्या मैं उस धूप को इकट्ठा कर लूं सनलाइट को गर्मियों में और ठंड में अपने बॉक्स से निकाल दूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल
नहीं है, यानी हम ना उस एनर्जी को ना स्टोर नहीं कर सकते उस फॉर्म में। तो जब इसने करा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, क्या वो लाइट एनर्जी को स्टोर कर सकता है? नहीं। अगर चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उस लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर लेना? केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेना। और साथ के साथ भाई देखो, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आइसो आ गई, उसमें से कुछ तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर ली, और बाकी से ना साथ के साथ क्या करा? जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसे ब्रेक कर दिया। तो स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग मतलब ब्रेक डाउन। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनो क्या प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, सॉरी, सबसे पहले वो लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। अब लाइट एनर्जी आ गई, उसके बाद वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? केमिकल एनर्जी में, और वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, H2O ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब थर्ड स्टेप क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। सर ये बात तो हमें समझ में आ गई कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये रिडक्शन क्यों है? अभी हमने रिडक्शन पढ़ा, बोलो रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या कार्बन के पास पहले हाइड्रोजन था? सर नहीं था। क्या अब हाइड्रोजन आ गया? सर बहुत सारे आ गए। तो अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो व्हाट इज द थर्ड स्टेप? सर द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब सवाल ये तो 3 इवेंट हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट है। सवाल ये है, क्या इन तीनों इवेंट का एक साथ होना नेसेसरी है, या ये अलग अलग भी हो सकते हैं? है? एक साथ होना नेसेसरी है। ओके, एक नोट लिखा है इसके नीचे, क्या रहा है? देयर इज नो नीड दैट दीज इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि एक साथ हो। अरे चलो एक साथ हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ना हो ऐसा क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम बोल रहे हैं ये इवेंट ना, ये जो इवेंट है ना ये एक साथ ना हो? तो मैंने कहा मान लो एक ऐसा प्लांट है, डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट प्लांट है या कोई भी प्लांट है, इट इज टेकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? ये एक लीफ है, लीफ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन छोटे छोटे पोर्स को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। अब सपोज एक डेजर्ट प्लांट है, तो जो डेजर्ट प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। अगर वो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए उसे स्टोमेटल पोर को ओपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में ना हम सीखेंगे स्टोमेटल पोर ओपन कैसे होता है, थोड़ा बहुत याद दिलाता हूँ। गार्ड सेल्स याद है सबको? वो ऐसे क्लोज कर देते हैं, ऐसे ओपन कर लेते हैं गार्ड सेल्स। तो ये स्टोमेटा अगर ड्यूरिंग डे ओपन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आ जाएगी, लेकिन साथ में नुकसान क्या होगा? वेरी गुड। इसमें से क्या बाहर चला जाएगा? सर वाटर बाहर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, यानी ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। क्या डेजर्ट प्लांट वो चाहता है पानी को लॉस करे? नहीं। तो उसे वो उसके लिए बेटर क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में ना ले, कब ले? नाइट में। अच्छा रात में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी क्या? अरे मिल जाएगी, एनवायरमेंट में है। यशवीर मना क्यों कर रहे हो? रात में कार्बन डाइऑक्साइड, रात में कह रहा गर्दन मुड़ गई थी इसलिए ऐसे ऐसे कर रहा था। रात में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड तो रात में ले लेगा। गाइस मुझे एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेगा, लेकिन रात को क्या लाइट एनर्जी मिल सकती है? नहीं। अब वो जो लाइट एनर्जी है वो कब लेगा? डे में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कब लेगा? नाइट में। जो लाइट है इट इज टेकिंग अप एट डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। तो इज इट नेसेसरी कि ये जो तीनों प्रोसेस हैं, तीनों इवेंट है, ये साइमल्टेनियसली हो? इट इज नॉट नेसेसरी। जब भी क्वेश्चन आएगा ना यही क्वेश्चन आएगा, कहेगा व्हाट आर द इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के क्या इवेंट है, और इज इट नेसेसरी दैट दीज इवेंट शुड अकर
साइमल्टेनियसली क्या ये नेसेसरी है कि इवेंट साइमल्टेनियसली होना चाहिए? नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एट द सेम टाइम, एक के बाद एक क्यों हो रहा है? उसने दिन में 12 बजे ले ली धूप और रात को 10 बजे ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बोलो एक साथ कहाँ हो रहा है? नहीं, तो वन आफ्टर अनदर नहीं कह रहे ना, कह रहे साइमल्टेनियसली। कब ज्यादा होगा? डे टाइम में धूप बहुत ज्यादा है, जितनी ज्यादा धूप उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन। कौन से स्पाइक्स? Look, that are exceptions. We are talking about in general terms. Question पढ़ो. Why does desert plant intake carbon dioxide at 9? क्या लिखोगे? To prevent transpiration. ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए दे टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एट 9। एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखें। अरे देखो बस जो टोमेटो वाला डिस्कशन था देखो हमारा बचा है, कल करना हमें। अभी फिलहाल आ जाओ एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर क्लास को एंड करेंगे। कह रहा है व्हाट आर द अदर रॉ मटेरियल ऑफ ऑटोट्रॉपिक टू बिल्ड देयर बॉडीज। आपको ये तो पता है, मैं पूछूंगा ऑटोट्रॉपिक को क्या चाहिए, आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, आप बोलोगे सर वाटर चाहिए, आप बोलोगे सर क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। लेकिन मैंने कहा क्या इसके सिवा भी कुछ चाहिए? बिल्कुल। क्या उनको अपनी बॉडी नहीं बिल्ड करनी, उनको अपनी स्टेम नहीं बनानी, रूट्स नहीं बनानी, या लीव्स नहीं चाहिए? तो बोला बिल्कुल चाहिए। तो क्या क्या चाहिए? वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। ये ऐसी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पुटअप होगा कि व्हाट आर द अदर रॉ मटेरियल देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दैट आर रिक्वायर्ड बाय ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। तो क्या क्या चाहिए? वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम are some mineral used by autotroph to build their bodies, and very important topic, nitrogen is an essential element in the synthesis of protein and other compounds. Plants takes up nitrogen, plant nitrogen लेता है किस फॉर्म में? बोलो। In the form of nitrates and nitrites. In हाँ बता करते नहीं करता। एनर्जी फोटोसिंथेसिस से आ रही है, दिन में करेगा ना, फिर वो दिन में फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, उल्टा चलेगा ना। और देयर आर प्लांट्स जो 24 घंटे ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। जैसे एक प्लांट होता है, इन्हें जनरली रूम्स में रखा जाता है। एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है मदर इन लॉ टंग प्लांट। सच में मदर इन लॉ टंग प्लांट। मदर इन लॉ समझते हो? सास। ये जो प्लांट है ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसे आप अपने रूम्स में रख सकते हो। इसको 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए होती है, वो रूम में आती भी है। इसे मदर इन लॉ टंग प्लांट क्यों कहा जाता है? 24 घंटे फोटोसिंथेसिस कर रहा है। 24 घंटे फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। सवाल तो ये होना चाहिए था इसको मदर इन लॉ टंग प्लांट क्यों कहा जाता है? शाम के समय करता हूँ, दिन में नहीं करता हूँ। दिन में नहीं करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, इसे मदर इन लॉ टंग प्लांट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसके कॉर्नर्स होते हैं बहुत शार्प होते हैं। शार्प मतलब बहुत नोकीले होते हैं, पॉइंटेड टिप्स होते हैं इसके। जैसे मदर इन लॉ की टंग होती है, जो सांस होती है, ऐसे जनरली कहा जाता है सांस बहुत तेज होती है। तो जैसे उनकी जबान बहुत तेज होती है, ऐसे ही जो प्लांट है इसके ये जो कॉर्नर्स है ये भी बहुत शार्प होते हैं, इसलिए इसे मदर इन लॉ टंग प्लांट के नाम से जाना जाता है। इट्स नॉट अ जोक। अरे तो मैंने थोड़ा सा नाम रखा है, तुम घर जाके गूगल पे सर्च कर लो मदर इन लॉ टंग प्लांट, देखना आ जाएगा। हाँ हाँ, अरे भाई आएगा यार, मैं अपने घर से थोड़ा बना के लाया हूँ।
सर ठीक है, हाँ बोलो बोलो।